हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कल 2 एपिसोड ना लाने के लिए आपकी नैरेटर आपसे मांगती है सॉरी, और उसके साथ मैं कोशिश करूंगी कि आज एक एक्स्ट्रा एपिसोड दे दिया जाए ताकि आप लोग थोड़ा सा खुश हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं इसी प्यारी प्यारी बातों के साथ अपनी कहानी रिप्लेस्ड ब्राइड ऑफ डेविल प्रोफेसर को। त्रिशा के सामने इस वक्त उसके फेवरेट टीचर पढ़ा तो रहे थे, मगर आज दिमाग में उसके कुछ और ही चल रहा था। फिजियोलॉजी की क्लास भी खत्म होती है और उसके बाद से होता है रिसेस। सारे बच्चे कैफेटेरिया की तरफ भागे तो थे, लेकिन आज बेचारी त्रिशा जो कि यहीं पर बैठी रह जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अभी कोई बुलावा भेजेगा उसके लिए ताकि वो 5 टाइम्स अपने होमवर्क को कर सके, जिससे अब जबरदस्ती त्रिशा मुंह बना करके चुपचाप शांति से बैठी हुई थी। वहीं आज सारा भी एब्सेंट थी, जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर करती थी। नताशा ने उसे अपने साथ बाहर जाने को तो बोला, लेकिन वो नहीं मानी। नताशा बाकी की लड़कियों के साथ वहां से निकल जाती है। अमन जो उसकी तरफ एक बार आगे तो बढ़ता है, लेकिन तभी नताशा जो कि अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, अविराज सर बहुत डांटेंगे अगर उन्हें ऐसा कुछ भी पता चला तो। बेहतर होगा कि यहाँ से चलो। उस पूरे क्लास में सबसे चार्मिंग लड़का था अमन, और सारी लड़कियां जो कि उससे बात करना चाहती थी, मगर उसका ध्यान न जाने क्यों अपनी तरफ त्रिशा ने काफी पहले से ग्रैब कर रखा था। चुपचाप त्रिशा का यूं अकेला बैठना। वैसे भी अविराज को इस बात का अंदाजा हो चुका था, क्योंकि वो इस वक्त डीन के केबिन में बैठे हुए थे और उनसे काफी स्ट्रिक्टली कुछ बात कर रहे थे। वैसे तो वो इस पूरे कॉलेज के डीन जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन अविराज के सामने ऐसा उनका कोई भी रुतबा चल नहीं पाता था। न जाने किस बात पर वो बहुत ही बुरी तरह से अविराज से डांट सुन रहे थे, और साथ ही अविराज का ध्यान इस वक्त कैमरे पर भी था, जहां फर्स्ट ईयर के क्लास में इस वक्त एक लड़की चुपचाप गुमसुम बैठी हुई है और साथ ही अपने पेन को अपने माथे पर बार बार लगाए जा रही है। अब डीन से उनकी कुछ बातें खत्म होती हैं और फिर वो वहां से बाहर निकल चुके थे, और तुरंत ही वो फर्स्ट ईयर क्लास में पहुंचते हैं, जहां पर एक लड़की जो कि पूरे बड़े से क्लासरूम में अकेले थी। और तभी तेज से आवाज आती है, केबिन में आ जाओ, अकेले बोर होने की जरूरत नहीं है। त्रिशा अपने चेहरे को उठाकर देखती है और फिर अपने कॉपी को गुस्से में पकड़ते हुए अपने दूसरे हाथ में पेन वगैरह लेते हुए नीचे की तरफ आने लगी थी और उनको घूरते हुए कहती है, आज के बाद से आप पर कभी भरोसा करने लायक नहीं है। और ये बोल करके वो अपने बालों को फ्लिप करते हुए उनकी केबिन की तरफ आगे बढ़ गई थी। अविराज भी उसके साथ थे और तभी वो खुद ही उसके लिए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन इसके लिए भी उसने उनका शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि बस उन्हें घूर दिया था। त्रिशा चुपचाप जाती है, काउच पर बैठती है और फिर अपना होमवर्क कंप्लीट करना शुरू करती है। उसे फोन की जरूरत थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसे सारा होमवर्क खुद तो नहीं आता था। उसे थोड़ी बहुत तो हेल्प लगती गूगल की, लेकिन अब ये अविराज कैसे करने दे सकते थे अपने सामने। त्रिशा जो कि अपने लगातार माथे को खुजलाए जा रही थी, और उसको इस तरह से बीच में रुका देख करके अविराज उसे पूछते हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ सकती हो। तभी अपनी तिरछी निगाहों से त्रिशा उन्हें घूरती है और फिर धीरे से कहती है, मेरा फोन चाहिए मुझे, मैं लेकर आऊं क्या बैग से?" अविराज अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, क्यों, चैट जीपीटी से कुछ बातें करनी है तुम्हें? ये सुनते ही वो अपना मुंह एकदम से बंद कर ली थी और फिर इधर उधर देखते हुए कहती है, नहीं वो कुछ चीजें, बुक 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 देख लूं? अविराज ने अपनी एक उंगली से उसे बुलाने का इशारा तो किया था, लेकिन वो बस चुपचाप बैठी रहती है, जिससे खुद ही अविराज उसकी तरफ आगे बढ़कर के उसके ठीक बगल में बैठते हुए कहते हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा तो प्रोफेसर तुम्हारे सामने है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर स्टक हो जाओ तो मुझसे पूछा करो। ये फालतू में कॉपी करने की आदत जो है ना तुम्हारी, इसे खत्म करो। एग्जाम में कॉपी करने का मौका नहीं दूंगा मैं। इस बात पर त्रिशा बस अपने सर को हाँ मिला दी थी और फिर अभी उनसे कुछ सवाल करने वाली होते, लेकिन उससे पहले उनका कॉल आ गया था। त्रिशा भी यही चाह रही थी, काश इनका फोन आ जाता, बात करने लगते किसी से कम थोड़ी देर यहाँ से बाहर तो जाते। लेकिन आज शायद कान्हा उसके सुनने के मूड में थे। फोन आता है और तभी अविराज का गुस्सा एकदम से उनके चेहरे पर दिखना शुरू हो गया था। चेहरे एकदम से लाल हो गए थे और साथ ही मुट्ठी कस गई थी। उन्होंने अपने शर्ट के स्लीव्स को भी अब एल्बो तक फोल्ड कर दिया था, और उनकी नसें जो कि इस वक्त त्रिशा बहुत ही ध्यान से देख रही थी, जो कि बहुत बुरी तरह से उभरते जा रही थी। और वो एकदम से अपनी मुट्ठी को कस करके फोन को काफी गुस्से में काटते हुए अपने आखिरी शब्द कहते हैं, मैं आ रहा हूं, देखता हूं इतनी हिम्मत कहां से आ गई उनके अंदर। और ये बोल करके वो फोन को कट करते हुए वहां से अभी जाते, लेकिन तभी वो अपने कोट को लेने के लिए पीछे मुड़े थे और मुड़ते मुड़ते उनकी नजर एक बार त्रिशा पर पहुंचती है, जो कि बहुत बुरी तरह से उन्हें देख रही थी। और वो बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि काफी तेज तेज आवाज में अविराज ने उससे बात की थी। ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि वो सिर्फ एक प्रोफेसर है,
आज अपने 1-2 कदम उसकी तरफ आगे बढ़ाए थे वो डर करके अपने फुटवेयर को निकालती है और काउच पर तुरंत ही अपने दोनों पैरों को रख दी थी, जैसे कि वो अगर ऐसा करेगी तो अविराज उसके पास नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये तो उसकी बेवकूफ़ी थी। अविराज उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, तुम होमवर्क कंप्लीट करो और जैसे छुट्टी होगा यहाँ से चली जाना। ये सुनते ही त्रिशा, जो कि हल्का सा अपने सर को हाँ मिलाई थी, लेकिन इससे ज्यादा वो और कुछ बोल ही नहीं पाती। अविराज जो जाते जाते कहते हैं, और हाँ, मैं नहीं रहूंगा तो शिवाय के साथ घर चली जाना, मैं उससे बोल दूंगा तुम्हें ड्रॉप कर दे, अकेले यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। तभी त्रिशा धीरे से कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं अकेले चली। लेकिन तभी अविराज उसे घूरते हुए कहते हैं, जितना कहा है उतना सिर्फ सुना करो, बोला ना अकेले नहीं जाओगी तुम। न जाने ऐसा लग रहा था कि अविराज अगर उसे अकेले भेजेंगे तो त्रिशा को कुछ हो जाएगा, लेकिन ये बात उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी कि वो कितने टेंशन में इस वक्त। त्रिशा के बातों का जवाब देते हैं और फिर वहां से काफी तेज कदमों के साथ बाहर निकल चुके थे। ऐसे उनका मूड पहले से डीन ने खराब कर रखा था और ऊपर से ये इन्फॉर्मेशन जो अभी अभी उन्हें फोन पर मिली थी। त्रिशा नहीं समझ पाती कि आखिर इनके दिमाग में हमेशा चलता क्या रहता है, इतनी अजीब क्यों है ये, बाकी इंसानों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगते। हमेशा खड़ूसों की तरह बात करना, अकड़ों की तरह लोगों से हमेशा दूर दूर रहना, और अगर बात भी करना तो ऐसे जैसे कि बस अभी जान ही ले लेंगे। त्रिशा जब मुंह बना करके बस अपने होमवर्क को धीरे धीरे कर रही थी और फिर इधर उधर देखते हुए कहती है, क्या करूं, किसी से हेल्प मिल जाती। रिसेस का टाइम था, सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। स्टाफ रूम से अभी एक टीचर बाहर की तरफ निकल ही रहे थे, तभी वो त्रिशा को अविराज के केबिन से इस तरह बाहर झांकता देख करके उसी की तरफ आ जाते हैं, और ये कोई और नहीं थे बल्कि शिवाय सर ही थे। धीरे से उसके सर पर टैप करते हुए कहते हैं, क्या चल रहा है और यहाँ क्या कर रही हो तुम। तभी वो एकदम से ठीक तरीके से खड़ी होती है और अपने हाथों को पीछे फोल्ड करते हुए कहती है, हेलो सर। सर मैं देख रही थी कुछ, वो काम करना था मुझे। तभी शिवाय, जो कि उसे अपनी एक में चढ़ाकर पूछते हैं, कैसा काम, और काम भी करना है तो इसके कैबिन में क्यों कर रही हो, जाकर के अपने क्लासरूम में करो, कहीं इसकी कैबिन का कोई काम तो नहीं करवा रहा तुमसे। तभी त्रिशा अपने चेहरे पर एक हल्की सी एटीट्यूड भरे स्माइल लाते हुए कहती है, हाँ, इनकी इतनी हिम्मत है जो मुझसे अपने कैबिन का काम करवाएंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात पर शिवाय, जो कि उसके कैबिन के अंदर आते हुए कहते हैं, तो तुम्हें अभी तक इसके बारे में सब कुछ पता नहीं है। ये सुनते ही त्रिशा जो पीछे मुड़कर पूछती है, क्या नहीं पता है मुझे, क्या कुछ पता होना चाहिए। अविराज के बारे में शिवाय तो सब कुछ जानते थे, मगर अब शिवाय सब कुछ त्रिशा को तो नहीं बता सकते थे, वरना जितना अभी तक वो अविराज से डरती है वो डर कहीं 100 गुना हो गया तो, और पता चले कि अविराज को अगली बार देख करके ये लड़की बेहोश ही हो जाए। शिवाय उसकी तरफ प्यार से मुड़ते हैं और धीरे से कहते हैं, क्या होमवर्क कर रही थी। उसकी कॉपी की तरफ शिवाय ने देख लिया था, अब वो भी अपनी कॉपी को उठा करके मुंह बनाते हुए कहती है, देखिए ना, मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ करके दे दिया मुझे, ये तो होमवर्क भी नहीं था क्लास के बच्चों का, मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया है इन्होंने, वो भी पनिशमेंट के तौर पर। और आपको पता है कल 5 घंटा पढ़ाया इन्होंने मुझे, लेकिन एक भी बार होमवर्क का जिक्र तक नहीं किया। बताइए, ऐसे अजीब इंसान है, और अगर ऐसे प्रोफेसर मिलेंगे तो कैसे मैं ट्रस्ट करूंगी इनके ऊपर, भरोसा करने लायक चीज नहीं है ये। वो बहुत गुस्से में अब अपने फ्लो को पकड़ चुकी थी। तभी शिवाय उसको बीच में रोकते हुए कहते हैं, अरे अरे, अपने प्रोफेसर के बारे में बात कर रही हो, वो भी अपने दूसरे प्रोफेसर से, थोड़ा तो सोच समझ कर बात करो, अगर मैंने उसे सब कुछ बता दिया तो। तभी त्रिशा, जो कि अभी फ्लो में थी, जिसकी वजह से वो भी पूरे एटीट्यूड में कहती है, हाँ तो बता दीजिए, मैं कौन सा डरती हूँ उनसे। लेकिन ये बात उसने बोल तो दी थी, लेकिन उसके बाद वो खुद ही अपने जीभ को अपने दांतों तले काटते हुए कहती है, नहीं नहीं, मत बताइएगा प्लीज, वो क्या है ना कि गुस्सा आ जाएंगे और फिर मार वार दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं उनके हाथ से थप्पड़ नहीं खाना चाहती। तभी शिवाय धीरे से कहते हैं, वो लड़कियों को थप्पड़ नहीं मारता, चलो बैठो मैं बताता हूँ। और अब वो खुद ही त्रिशा का काम करवाना शुरू कर चुके थे, उसे बड़े प्यार से एक एक पॉइंट समझा रहे थे, और वाकई ही त्रिशा के दिमाग में सारी चीजें काफी अच्छे से बैठ रही थी। वो प्यार से कहती है, आप अविराज सर को ना थोड़ा सा क्लास दो कि कैसे प्रोफेसर बनते हैं, उन्हें नहीं आता, वो तो बस डांटते रहते हैं, आप कितना प्यार से पढ़ाते हैं सर। शिवाय, जो कि उसकी प्यारी सी बातों को सुनते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी स्ट्रिक्ट हूँ, हाँ मगर उसकी तरह नहीं हूँ, और मुझे पता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना होता है, बच्चों का तो दिमाग बिल्कुल अनजान होता है ना हर बात से, वो मेरी तरह थोड़ी ना कि उसे सब कुछ आता हो, और टीचर एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं तुम्हें एक बार समझाऊं तो तुम्हें सब कुछ आ जाए, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना।
वो कितने प्यार से बात कर रहे थे त्रिशा से कि वो तो थोड़ी देर के लिए शिवाय सर की बातों में गुम हो गई थी। और फिर अपने सर को हाँ में हिला करके हल्का स्माइल करते हुए कहती है, काश काश सारे प्रोफेसर आपकी तरह होते। वो फिजियोलॉजी के जो बुढ़े सर है ना, वो भी बहुत ज्यादा डांटते हैं और सबके सामने बेइज्जती भी कर देते हैं। तभी शिवाय हंसते हुए कहते हैं, डोंट वरी, तुम्हारी बेइज्जती करने की हिम्मत डीन में भी नहीं है। चलो तुम जा करके आराम से अब क्लासरूम में बैठो। और मुझे अविराज ने टेक्स्ट किया था, तुम्हें अपने साथ ही घर लेकर जाना है, मेरे साथ ही चलना, ठीक है। और ये बोल करके वो बाहर निकल गए थे। और अब त्रिशा भी कैबिन से बाहर निकल करके क्लासरूम के अंदर एंटर हो चुकी थी। कॉपीज वगैरह को वो रखते हुए खुद में स्माइल किए जा रही थी। तभी नताशा आकर के उसके ठीक बगल में बर्गर खाते हुए कहती है, टेस्टी है यहाँ का बर्गर, खाओगी? तभी त्रिशा जो कि कुछ सोचते हुए अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भगवान मेरी जिंदगी का बर्गर बना रहा है। एक तरफ से मेरे मॉम डैड का प्रेशर, दूसरी तरफ से मेरे प्रोफेसर का प्रेशर, और उसके बीच में वो जो आलू होता है ना, आलू की टिक्की, वो शायद मैं हूँ। और भी बहुत सारे प्रेशर, जैसे कि समाज का प्रेशर, दादी का प्रेशर, और मेरे खुद के ह्यूमैनिटी का प्रेशर, और मेरी दी ने जो भी किया उसका प्रेशर, सब मिलाकर के जो मुझे बीच में दबा करके मेरा बर्गर बना रहे हैं ना, आई स्वेर जिस दिन मैं इस जंजाल से बाहर निकलूंगी ना, खुलकर सांस लूंगी मैं। अरे यार, वैसे ही पढ़ाई में इतना ज्यादा प्रेशर तो होता ही है, फिर ऊपर से घर वाले, ऊपर से सोसाइटी, ऊपर से मेरे ससुराल। लेकिन जैसे ही भी उसने ससुराल बोला था, नताशा जो कि अपने मुंह के कौर को चबाना बंद कर चुकी थी और फिर कहती है, तुम्हारा ससुराल भी है, ये कब हुआ? तभी इस बात पर वो धीरे से हंसते हुए कहती है, हाँ यार, मेरा दिमाग ना शायद बड़ा पाव बन गया है, या फिर बर्गर बन गया है, कुछ तो हो गया इसको, कुछ भी बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो फ्यूचर की बात कर रही थी। फ्यूचर में जब मेरा ससुराल होगा तो ऑब्वियसली वहां पर भी प्रेशर मिलेगा ना। तभी नताशा कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड से मेरी शादी मेरे डैड ने फिक्स कर रखी है, और जब मेरा MBBS कंप्लीट हो जाएगा फिर हम MS करते करते एक साथ शादी कर लेंगे, और मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। तब इस बात पर त्रिशा स्माइल करते हुए कहती है, वो तो मेरे भी काफ़ी अच्छे हैं, मम्मी जी तो कितना प्यार करती हैं, लेकिन उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं उनके घर की बहू हूँ। वाह, मेरी तो जिंदगी की खिचड़ी बना रहे हैं भगवान। और फिर वो ऊपर की तरफ देखकर कहती है, कर लीजिए आप मजे, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा, ओह शायद अच्छा वक्त आएगा। इसी तरह से खुद से बातें करते करते वो अब नताशा का भी सर खा रही थी, और नताशा भी उसके साथ काफी एंजॉय कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त मृदुल जो कि अपनी जगह से बाहर निकल चुकी थी, ये घर वाकई बहुत ज्यादा उसे अजीब सी वाइब देता था, और देता भी क्यों ना, इतना सुनसान और अकेले जगह पर जो था। लेकिन थोड़े ही दूर पर मार्केट था जहाँ मृदुल कुछ सब्जियां लेने के लिए जाती है, और उसके साथ ही उसके दिमाग का थोड़ा सा मनोरंजन हो पाए और थोड़ा सा वो चॉकलेट भी खरीद ले। त्रिशा ने बहुत बुरी आदत दिलाई थी उसको। अगर त्रिशा जब भी चॉकलेट खरीद कर लाती तो मृदुल के साथ भी शेयर करती। अब उसे भी जब भी टेंशन होती थी तो मृदुल की भी चॉकलेट खाने की आदत पड़ गई थी। बस यूं ही वो मार्केट निकल जाती है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसका मार्केट जाना उसके लिए कितना ज्यादा दुखदाई साबित हो सकता है। आखिर अभी वो एक मार्केट के शॉप के ठीक सामने खड़ी हुई ही थी ताकि वो वहां से एक भगवान की प्यारी सी मूर्ति ले सके। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ये कितने का दे रहे हैं आप? बहुत ही महंगा है, इसे इसे ठीक दाम पर लगाइए भाई। ये आवाज उसे सुनी सुनी लगती है, और फिर वो अचानक ही पीछे की तरफ मुड़कर देखी थी तो ये सुहाना जी थी। और ये देखकर कि वो तुरंत ही अब दूसरी तरफ मुड़ जाती है और एकदम से अपने मुंह पर अपना हाथ रख ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी शायद आज उन दोनों का टकराना भगवान ने लिख रखा था। और वो भी जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ पाती तभी वो शॉप वाला कहता है, अरे मैडम आप 20 का ले लो, अब इतनी प्यारी सी मूर्ति है, इतने सस्ते में मैं आपको दे रहा हूँ, अब आप क्या चाहते हो? अब ये आवाज सुहाना जी भी मुड़कर देख लेती हैं, और तभी जैसे उनकी नजर उस शॉप की तरफ पड़ती है, वहां पर खड़ी उस लड़की को देख करके पीछे से वो समझ गई थी कि ये कौन हो सकता है। और उनका दिल तो माँ का दिल था। माँ का दिल चेहरा देखे ना देखे मगर उसके बच्चे के शरीर से समझ जाता है कि वो कौन है। और न जाने क्यों उनको ऐसा एहसास होता है कि ये तो उनकी प्यारी सी बच्ची मृदुल थी। वो एकदम से आगे की तरफ बढ़ती है और प्यार से आवाज लगाती है, मृदुल।
उन्होंने बहुत ही आहिस्ता के साथ बोला था, जिससे मृदुल की आंखें एकदम से नम हो जाती और वो अपने चेहरे को अभी तक तो ढकी हुई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ने लगती है। उसने अभी भी अपने दुपट्टे से चेहरे को ढक रखा था, लेकिन फिर जैसे उनकी आंखें लेकिन जैसे मृदुल की आंखें अभी सामने खड़ी सुहाना जी को नजर आती हैं, वो तुरंत ही समझ जाती हैं और साथ ही सुहाना जी उनके हाथों को काफी जोर से पकड़ते हुए एक साइड में ले जाकर के काफी गुस्से में कहती हैं, तू तू क्या कर रही है यहाँ पर? और यहाँ यहाँ रहती है तू? तुझे पता है तेरे चक्कर में हमने अपनी छोटी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। ये सुनते मृदुल जो कि अपने चेहरे को बस नीचे की तरफ झुका रही थी और फिर धीरे से कहती है, मुझे माफ कर दो माँ, पर मैं वो शादी नहीं कर सकती थी और आप लोगों ने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। इस बात पर वो काफी जोर से अपनी बेटी को झकझोरते हुए कहती हैं, समझ ले कि तू हमारे लिए मर चुकी है। अभी तक तो उनकी आवाज इतनी सॉफ्ट थी, अचानक से सुहाना जी ये बोल रही हैं। मृदुल की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और उसके साथ ही उसके आंखों में अब मोतियों की तरह आंसू थे, जो कि अब धीरे धीरे धार बन करके उसके चेहरे पर गिर रहे थे। और वो भी हैरान थे कि आखिर उसकी अपनी माँ उसके साथ इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रही है। हाँ, माना कि उसने गलती की थी तो मार ले, लेकिन ये कि वो मर चुकी है अपने माँ बाबा के लिए। वो एक और बार पूछती है, माँ मैंने बचपन से आपकी हर बात मानी, बस ये बात नहीं मान सकती थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन सुहाना जी कहती हैं, माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? मुझे पता था कि तेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, लेकिन आज आज तेरी जगह पर त्रिशा ऐश करेगी और मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए था तेरे साथ। अब सुन, तू जहां भी है, जिसके साथ भी है, मुझे तो अच्छे से अंदाजा था कि वही लफंगा और वो आवारा लड़का ही तुझे लेने आया होगा, है ना? ठीक है, उसी के साथ मर, लेकिन भूल जाना हमारे घर का रास्ता और भूल जाना कि तेरे कोई माँ बाप भी थे। और ये बोल करके वो उसे धक्का देते हुए वहां से जाने लगी थी। मृदुल जो भागते भागते जाती है और उनके पैरों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, नहीं ऐसा मत करो, मेरे 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 पास आप लोग के अलावा और कोई नहीं है। ये सुनते ही मृदुल की माँ जो कि अपने पैरों को पीछे करती है और काफी गुस्से में कहती है, क्यों, वो दानिश मर गया क्या बेटा? ये सुनते ही वो एकदम से अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठा दी थी और धीरे से कहती है, ये ये क्या क्या बोल रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, वो तो ठीक है। इस बात पर सुहाना जिसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ तो जाओ उसी के साथ और हमें कभी मत याद करना। और ये बोलकर कि वो जाने लगी थी, तभी मृदुल एक और बार आवाज लगाते हुए कहती है, माँ आप क्यों नहीं समझ रही हैं? क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? एक बार मेरी बात तो सुन। लेकिन अब सुहाना जी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी और वो वहां से गाड़ी में बैठ करके रवाना हो चुकी थी। मृदुल जो कि एक कॉर्नर पर बस यूं ही खड़े चिल्लाती रह जाती है, लेकिन उसकी आवाज सारे मार्केट वाले सुन लिए थे, मगर उसकी खुद की माँ नहीं। सुहाना जी की भी आंखों में आंसू तो थे, मगर सबसे ज्यादा तो इस बात का दुख था उन्हें कि उनकी अपनी बेटी उनकी समाज में कोई इज्जत नहीं छोड़ी। वो तो त्रिशा थी जो कि उनके इज्जत को संभाल ली, वरना फिर क्या होता? समाज वाले उन्हें कितना बुरा कहते। उन्होंने एक बार भी अपनी बेटी की खुशियों के बारे में नहीं सोचा था और ना ही इस बारे में कि किस हालत में होगी इस वक्त मृदुल। दूसरी तरफ मृदुल जो कि बस जिंदा लाश की तरह अपने घर को लौट रही थी, उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होगा। एक तरफ जहां त्रिशा इस इंतजार में थी कि कब छुट्टी होगी, क्योंकि उसका होमवर्क तो बड़े प्यार से शिवाय सर ने कंप्लीट करा दिया था और उसके साथ अभी लगातार लोग बातें कर रहे थे, स्पेशली अमन जो उसे अलग ही तरीके से ट्रीट करता था। खुद ही उसके लिए कोल्ड कॉफी लेकर आता है और उसके बाद उससे धीरे से पूछता है, तुम और कुछ खाओगे? त्रिशा बहुत खुश थी। हाँ, उसे इस बात का तो डर था कि अविराज इतने गुस्से में क्यों गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो सब उसे बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे थे और उसे क्या चाहिए था। वो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ अगर मुझे चॉकलेट मिल जाता तो मजा आ जाता, मुझे चॉकलेट खाने का मन हो रहा है। अमन जो अपने दोस्त के साथ कहता है, चलो लेकर आते, तुम परेशान मत हो, बड़ा वाला चॉकलेट लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। उसका दोस्त रिवान जो उससे पूछता है, एक बात बता, तुझे इतना क्यों इंटरेस्ट आ रहा है इसमें? तुझे क्या लगता है वो तुझे भाव देगी? अरे यार उसके पीछे तो अविराज सर है। ये सुनते ही वो काफी गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, अबे चुप। और अविराज सर तो उसके प्रोफेसर है, उसे बस परेशान करते हैं, लेकिन मैं तो उसके काफी अच्छा दोस्त हूँ, उसका क्लासमेट हूँ, और पता है उसने चॉकलेट भी सिर्फ मुझसे मांगा है। वो इसी बात पर खुश था। अमन को वैसे तो सारी लड़कियां खुद ही पसंद किया करती थी, मगर अमन का दिल तो त्रिशा में आ चुका था।
अब इसी तरह से वो चॉकलेट्स भी खाती है, कोल्ड कॉफी पीती है और साथ ही बर्गर के 2-3 बाइट उसने भी खा ही लिए थे, क्योंकि उसे तो पता ही था बर्गर तो वो खुद ही बनती जा रही है, तो कम से कम बर्गर खा के थोड़ा एंजॉय ही कर ले। तो त्रिशा का अच्छा खासा वक्त बीत रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस वक्त एक हॉस्पिटल में मौजूद सारे लोग अपने सिर को झुकाए हुए खड़े थे, क्योंकि एक आदमी जो उन्हें लगातार घूर करके डांटे जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तुम्हें पता है कि विक्रांत मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दानिश के बाद अगर मेरे लिए कोई बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है तो वो विक्रांत है। उसे मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है। और इस बात पर सारे लोग अपने सर को बस धीरे से हाँ मिलाए थे। दानिश भी भागते हुए वहां पर पहुंचा था और हाँफते हुए कहता है, अभी क्या कंडीशन है विक्रांत भाई की? इस बात पर अविराज जो उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, दानिश कैसे हुआ ये और किसने किया ये? इस बात पर दानिश ने बस यूं ही अपने सर को झुका लिया था और अपनी नजर जिस तरह से उसने झुकाई थी, अविराज अपने चेहरे पर एक खूंखार स्माइल लाते हुए कहते हैं, तो ये एक्सीडेंट नहीं, एक मैसेज था जिसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। दानिश इस बात पर भी बस यूं ही अपने सर को झुकाए रखता है और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। जब तक अविराज प्रोफेसर होते थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो अपने माफिया वर्ल्ड में वापस आते थे सब लोग उनसे डरना शुरू कर देते थे और इस बारे में उनके घर के ज्यादातर सदस्यों को नहीं ही पता था। तो वहीं वेट करते हैं और इस वक्त अब डॉक्टर ने भी अंदर जाने का उन लोगों को परमिशन दे दिया था। अविनाश की तरफ देख करके वो धीरे से आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अंदरूनी चोट तो नहीं आई है, बाहर से ही ग्लास का कुछ टुकड़ा धंस गया था तो हमने स्टिचेस लगा दिए हैं और सर पर थोड़ी सी चोट है जिसकी वजह से अनकॉन्शियस थे ये। देखिएगा अगर आने वाले वक्त में इन्हें कभी सर में दर्द हो तो आप प्लीज तुरंत चेकअप के लिए लेकर आइएगा, ठीक है? और ये बोलकर वो वहां से जा चुके थे। अंदर की तरफ पहुंचे थे। विक्रांत भी न जाने क्यों थोड़ा घबराने लगा था और वो कुछ बताना चाह रहा था। तभी सबको उन्होंने बाहर की तरफ भेज दिया था, इवन दानिश को भी, और विक्रांत के साथ वो अकेले ही बात करना चाह रहे थे। इस वक्त विक्रांत जो कि अविराज को देख करके न जाने क्यों डरना शुरू कर दिया था और वो उठने की भी कोशिश करने लगा था। ये देख करके अविराज जो कि तुरंत ही उसे अपनी उंगलियों से इशारा करते हैं लेटे रहने का और उसके ठीक सामने पहुंचते हुए कहते हैं, कैसे हुई है? ध्यान कहा था तुम्हारा? विक्रांत को अभी इस हालत में भी वो बस डांट ही रहे थे। हाँ, वो बात अलग थी कि उनकी डांट में केयर थी, मगर फिर भी उन्हें देखना तो चाहिए कि वो पेशेंट है। लेकिन शायद इसी वजह से विक्रांत या फिर कोई भी उनसे इतना ज्यादा घबराता था कि उनकी केयर भी गुस्से वाली होती थी। वो फिर से उठने की कोशिश करता, लेकिन तभी अविराज जो कि उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे फिर से लेटाते हुए कहते हैं, ऐसे ही लेटे रहो और आइंदा से कभी भी किसी पर डाउट होता है तो अपने साथ बॉडीगार्ड्स रखा करो। इतने सारे लोगों को क्यों रखा हूं मैं? तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। तभी विक्रांत हल्का सा खुश हो ही रहा था कि अभी सर कुछ अच्छा बोलेंगे और वो खुश हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो अविराज के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो कभी भी किसी की केयर नहीं करते थे, लेकिन ऐसा सिर्फ वो दिखाते थे। अंदर से वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे और ये बात अभी तक किसी को भी नहीं पता चली थी, इवन खुद अविराज को भी नहीं। विक्रांत जो कि अभी स्माइल करता उससे पहले अविराज उससे कहते हैं, तो मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा से काम करवाऊंगा मैं। खबरदार जो इसके बारे में नेक्स्ट टाइम से तुम अवेयर नहीं रहे तो। बाकी उस चौहान को तो मैं देखता हूँ बहुत शौक चढ़ा है ना, मुझसे आकर के पंगे लेगा। और फिर इस बात पर वो भी बाहर की तरफ निकल पाते उससे पहले ही विक्रांत धीरे से कहता है, सर वो ट्रक वाला, उसे कुछ मत करिएगा सर। दानिश ने शायद उसे पकड़वा लिया है, पर आप उसे मत मारिएगा, वो मजबूरी में किया होगा ये सब। अविराज जो बिना पीछे मुड़े अपने फोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम पेशेंट हो, पेशेंट की तरह रहो, ऑर्डर मत दो मुझे। और ये बोल करके वो बाहर निकल चुके थे और दानिश से कहते हैं, गुड, ट्रक वाला ड्राइवर कहाँ है, मिलवा मुझे उससे। दानिश को पता था अगर अविराज के सामने वो बंदा गया तो वो पक्का आज के आज ही अपने जान को खो बैठेगा। यमराज उसके सामने पहुंचे और उसकी जान उसके शरीर के अंदर रहे, ये तो पॉसिबल नहीं था। जिसे दानिश मामले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, सर मैं तो कहता हूँ सर, मैं उससे बात कर लेता हूँ, हम निकलवा लेते ना उस आदमी का नाम जिसने भी ये करने के लिए कहा था।
तभी अविराज दानिश से अपनी एक बॉम्ब चढ़ाते हुए कहते हैं, अच्छा तो काफी ज्यादा सजेशन नहीं देने लगे तुम लोग। मैं तुम लोगों को हायर करके रखा हूँ, बॉस मैं हूं तो मैं बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं। सजेशन मत दो मुझे, आई हेट दैट। ये सुनते ही वो भी अपने सर को हाँ मिला से कहता है, आई नो सर, आपको नहीं पसंद है कि आपको कोई एडवाइस या सजेशन दे, बस मैं तो कह रहा था। अब मैं मिलवाता हूँ सर, वो हमारे हमारे वो पुराने वाले बिल्डिंग में ही है। इस बात पर तुरंत अविराज जो कि अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ उधर। लेकिन अब अविराज को दानिश अकेले नहीं छोड़ सकता था, जिससे दानिश यहाँ पर कुछ आदमियों को रहने के लिए बोलता है और वो खुद अविराज के साथ जा चुका था। और अभी अविराज अपने ड्राइविंग सीट पर बैठ पाते उससे पहले ही दौड़ते हुए दानिश आकर के कहता है, सर आपने जब अपने ड्राइवर को हायर करके रखा है तो फिर आपको गाड़ी चलाने की क्या जरूरत है। दानिश की बातें वैसे तो अविराज समझ पा रहे थे कि दानिश उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी बस वो चुपचाप अपने पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ चुके थे और दानिश को मौका दे देते हैं कि वही ड्राइव करे गाड़ी। पीछे भी कुछ गाड़ियां लग चुकी थी, क्योंकि अब वहां पर जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता था, क्योंकि हमेशा से उस चौहान का टारगेट अविराज ही रहे थे। वो बात अलग थी कि अविराज तक पहुंचना उसके बस की बात नहीं थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ उनके आदमियों को ही हर्ट कर पाता था, और विक्रांत तक भी पहुंचना काफी बड़ी बात थी उसके लिए। इस बारे में दानिश भी बात कर रहा था, सर अरे सर बॉडीगार्ड्स को हार्म करता है वो साला, लेकिन अब तो हमारे विक्रांत भाई तक पहुंच गया, पता नहीं कब मुझ तक पहुंच जाए। तभी इस बात पर अविराज कुछ और सोच रहे थे और फिर धीरे से कहते हैं, मेरी शादी के बारे में उन लोगों को कोई आइडिया तो नहीं है ना। दानिश कहता है, सर आपकी शादी के बारे में तो पूरे शहर को आइडिया है सर, और अब तो इस बारे में मीडिया में भी काफ़ी बातें फैल रही हैं, कई होस्ट शो ने भी आपके बारे में जिक्र किया है सर। क्या कर सकते हैं, अब तो मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है। इस बात पर अविराज अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, किसी ने मेरी वाइफ की फ़ोटो तो देखी नहीं होगी राइट। यह सुनकर क्या हुई, दानिश कहता है, सर आपकी वाइफ, यू मीन मेरी वाइफ। अविराज उसे घूरते हुए कहते हैं, ऑब्वियसली मेरी वाइफ की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारी वाइफ की बात क्यों करूंगा, त्रिशा की बात कर रहा हूं। दानिश कहता है, सर वो आपकी बीवी है, इस बारे में तो मुझे लगता है कि खुद उसके अपने ससुराल वालों को भी नहीं पता, यानी कि आपके घर वालों को। मैं तो कहता हूँ सर, मुझे नहीं लगता त्रिशा मैडम के बारे में किसी को भी कोई आइडिया होगा। अविराज अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, किसी को आइडिया लगना भी नहीं चाहिए। उसे इस बीच में अगर किसी ने घसीटने की कोशिश की ना, मैं उसकी रूह निकाल दूंगा उसके शरीर से। लेकिन वो बहुत कमजोर है, उसको बहुत सेफ्टी में रखना पड़ेगा मुझे। कुछ दिन के लिए उसका कॉलेज बंद करवा देता हूँ। ये सुनते ही दानिश जो कि काफी तेज अभी गाड़ी चला रहा था, लेकिन फिर अचानक ही वो ब्रेक मारते हुए कहता है, क्यों सर। जितना टेंशनाइज वो हो गया था, ऐसा लग रहा था कि उसका ही कॉलेज बंद करवा रहे हैं अविराज। अविराज उसे देखते हुए कहते हैं, अब ये क्या था। दानिश अपनी थूक अटकते हुए कहता है, नहीं सर वो नहीं, मतलब क्या हमें अब बाहर निकलना भी बंद कर देना पड़ेगा, इतना खौफ है उस चौहान का। अविराज दानिश की तरफ देख कर कहते हैं, तुम्हें लगता है कि उस चौहान की इतनी औकात है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं त्रिशा को लेकर के कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसकी जान की सेफ्टी मेरे हाथों में, जब तक वो मेरे साथ है, और जब तक तुम लोग का ये टैंट्रम खत्म नहीं हो जाता, तब तक त्रिशा तो मेरे साथ ही रहेगी राइट, और उसकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। दानिश जो कि अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ सर सही कह रहे हैं आप, उनकी जान को खतरा हो गया तो फिर आपका क्या होगा। ये बात अविराज ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि दानिश ये बात उनके सामने बोलेगा, और वो उसे घूरते हुए कहते हैं, तुम गाड़ी चलाओगे शांति से। अब दानिश चुपचाप बस गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, और फिर हल्का हल्का स्माइल करते हुए अब वो फाइनली उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंच चुका था। दूसरी तरफ इस वक्त कॉलेज में त्रिशा जो कि अपने शवाइसर के साथ अब बाहर की तरफ निकल रही थी। सारे बच्चे जो कि उसी की तरफ देख रहे थे कि आखिर इस लड़की का क्या लिंक है जो सब उसके सामने इतना ज्यादा प्यार से रहते, और वो भी इतने स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, किसी की बोलने की हिम्मत तो नहीं हो पाती। शिवाय खुद ही उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोले थे। ये देख करके वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, सर आप क्या कर रहे हैं, मुझे एम्बैरस क्यों कर रहे हैं, आप प्रोफेसर है मेरे, इस तरह मुझे ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। तभी शिवाय उसके सिर पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, वैसे तो तुम बच्ची जैसे हो, लेकिन तुम्हें अपनी बहन बनाना पड़ेगा। हाँ तो मिस बहना, अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई ना, तो आपको कोई आइडिया नहीं कि अविराज क्या करेगा मेरा। और फिर वो उसे बैठने का इशारा कर देते हैं। तभी त्रिशा जो कि अब अपने बगल में बैठे ड्राइविंग सीट पर प्रोफेसर की तरफ देखकर पूछती है, वैसे आप बार बार इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं,
आपने कैबिन में जब मैं थी तब भी यही बोला था कि तुम्हें तो डांटने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। अब विराट सर को इतना ज्यादा सब लोग डेंजर क्यों समझते हैं? हाँ, माना कि वो हमेशा बुरी तरह से बात करते हैं और काफी ज्यादा सड़ू इंसान है, मगर फिर भी आप भी उनसे डरते हैं क्या? तभी शिवाय हंसते हुए बोलते हैं नहीं, उससे डरने वाली चीज नहीं है वो। हाँ, वो बात अलग है कि जो उसे ऊपर ऊपर से सिर्फ जानता होगा, डर तो लगेगा उसे। तभी ये सुनकर के धीरे से त्रिशा पूछती है, अच्छे हैं क्या वो थोड़े से? शिवाय जो अपने सर को ना मिलाकर कहते हैं, थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, वो बात अलग है कि उसे कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि कोई उसे समझे। इतना ज्यादा अकड़ू बनता है ना वो, लेकिन है नहीं, दिल का बहुत सॉफ्ट है। ये सुनकर के त्रिशा जो हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ, इसका मतलब तो आप भी उनको नहीं जानते। शिवाय जो गियर को चेंज करते हुए कहते हैं, तो तुम्हें लगता है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ? खैर कोई बात नहीं, तुम्हें वक्त ही बताएगा कि वो कैसा है, और जब तुम खुद उसे समझ जाओगे, खुद आकर के मुझसे यही बोलोगी, देखना तुम। और इसी तरह से उन दोनों की बातें चलती जाती हैं। हाँ, वो बात अलग थी कि सिर्फ अविनाश के बारे में ही उन लोगों का पूरा गॉसिप चल रहा था, और धीरे धीरे करके अब उन लोगों का सफर तय होना शुरू हो गया था। दूसरी तरफ अविनाश पहुंचे थे उसी पुरानी बिल्डिंग में जहां उस आदमी को बांध कर रखा गया था, और उस आदमी की उम्र लगभग सिर्फ 20 साल थी। और महज 20 साल के बच्चे को अविनाश भी क्या मारते। वो ठीक उसके सामने आकर के बैठते हुए पूछते हैं, किसने कहा था ये सब करने के लिए? इतनी छोटी सी उम्र है, ये सब करते हो? हाँ, किसी की जान लेने के बारे में सोचा भी कैसे तुमने? और वो भी मेरे आदमी की जान लेने के बारे में। कोई आइडिया भी था कि अविनाश के आदमी को हर्ट करने का मतलब क्या होता है? यह सुनते ही वो अपने मुंह को धीरे धीरे खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी तो उसे पहले से दानिश ने थोड़ा बहुत मार रखा था। और अविनाश जो कि उसके चेहरे की हालत को देखकर पूछते हैं, ये किसने किया है? दानिश खुद ही अपने सर को हाँ मिलाकर कहता है, मैंने ही किया है सर, क्या करता? जवाब नहीं दे रहा था तो मैंने भी धर दिया 3-4 कान पर। नहीं मारना था सर। सोचा भी कैसे कि तुम अपने हाथों से उसे हर्ट करोगे और मुझे गुस्सा नहीं आएगा? ये सुनते ही दानिश 2-3 कदम पीछे होते हुए कहता है, सर पर उसने गलत किया सर, किसी की जान लेने की कोशिश की उसने। अगर अभी थप्पड़ मार करके उसे सही रास्ते पर नहीं लाया तो बाद में ना जाने क्या क्या करेगा। अब विराज उस बच्चे की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या मजबूरी थी तुम्हारी? किसने कहा था यह करने के लिए? तभी वो लड़का जो कि धीरे से कहता है, वो मालिक ने बोला था, अगर नहीं किया ये काम तो माँ मारी जाएगी। जैसे ही अविनाश ने यह सुना था, उन्होंने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली थी, और साथ ही दानिश के साथ उनके सारे बॉडीगार्ड्स भी अपने चेहरे को झुका लेते हैं, क्योंकि ये वाकई बहुत बुरी बात थी। और अविनाश की तरह सबके सब बहुत ही ज्यादा अंदर से सॉफ्ट थे। जब भी वो किसी का दुख सुनते थे तो सबका दिल जो कि एकदम से पिघल जाता था। अविनाश उसके कंधे पर हाथ रखते और फिर दानिश से कहते हैं, हाथ पैर खोलो उसके। और फिर उसे खड़ा करते हुए उसके शरीर की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था। उसके दोनों कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आइंदा से ये काम करने की जरूरत नहीं है, और अब तुम इस मामले में नहीं पड़ोगे। बच्चे जैसी उम्र है तुम्हारी, बच्चों जैसी हरकतें भी रहे तो बेहतर होगा। इसे लेकर जाओ। और ये बात उन्होंने अपने एक बॉडीगार्ड से कही थी। दानिश जो अविनाश की तरफ देखकर कहता है, तो सर अब क्या करना है? अविनाश जो उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है अब मैं क्या करूंगा? दानिश इस बात पर बस हल्का सा स्माइल किया था, जैसे कि उसे सुकून मिला हो कि अब जो भी अविनाश करने वाले हैं, ऑब्वियसली वो अब उनके राइवल्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा। अविनाश भी अब अपने गॉगल्स को पहनते हुए बाहर की तरफ निकल गए थे। उस लड़के को दूसरी गाड़ी में ले जाया जा रहा था। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन अब उसकी जिंदगी बेहतरीन होने वाली है, शायद इस बारे में उसे कोई अंदाजा भी नहीं था। अभी भी डर रहा था और अपने हाथों को जोड़ करके लगातार बस रिक्वेस्ट कर रहा था, हमें छोड़ दो, हमारी माँ के पास सिर्फ हम ही है, जाने दो ना साहब, हम आइंदा से कुछ ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, हमें जाने दो ना। तभी एक जिसकी उम्र लगभग से 26 से 27 साल होगी, वो धीरे से उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, परेशान मत हो, तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हें अच्छी जगह पर लेकर जाएंगे, जहाँ पर तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। मजबूरी में उनका फायदा उठाते हैं ये चौहान जैसे लोग, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अब अविनाश सर के अंडर में हो। ये बात उस बच्चे ने जैसे ही सुनी थी, उसे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन फिर वो एक रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, तो हमारी माँ को भी लाओ ना,
वो चौहान साहब के घर पे काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, उन्हें भी लेकर आओ ना, हम अपनी माँ के बिना नहीं। लेकिन तभी इस बात पर दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, चौहान के घर घुसना कोई मामूली बात नहीं है बेटा, और हम लोग नहीं जा सकते वहां पर। वो क्या है ना कि हम लोग की दुश्मनी है उनसे। पर परेशान मत हो, तुम्हारी माँ को खुश नहीं करेंगे वो लोग। अविराज सर है ना, वो संभाल लेंगे। त्रिशा का भी सफर तय हुआ था। फाइनली वो पहुंच चुकी थी और जिस जगह पर अभी वो आकर के रुकी थी वहां सब लोग उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। शिवाय के साथ ही वो गाड़ी से उतरती है और आसपास के मोहल्ले वाले उसे देख करके आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वैसे तो ये सोसाइटी काफी ज्यादा अपग्रेड लग रही थी, लेकिन अविराज के घर के बारे में जानने में न जाने क्यों सबको बड़ा दिलचस्पी आता था, और स्पेशली आसपास की लड़कियां जो कि शिवाय सर की तरफ देख कर के न जाने क्यों अपनी आहें भर रही थी। अविराज के बारे में तो शायद सबको पता था कि ये तो आदमी पटने से नहीं रहा, मगर शिवाय के आए ऊपर थोड़े बहुत डोरे तो डाले जा सकते। त्रिशा भी आसपास की लड़कियों की तरफ देख कर कहती है, क्या बात है, सबके सब बड़ा ध्यान दे रहे हैं। शिवाय जो कि अपने सर पर अपने हाथों को फेरते हुए कहते हैं, क्या करें इन लोगों का, अब कैसे समझाओ कि सबका तो नहीं हो सकता ना मैं। तभी त्रिशा कहती है, हाँ हाँ, आपको कौन देख रहा है, वो सारी लड़कियां मुझे देख रही हैं सर, आपको पता है वो आज मैंने थोड़े न्यू स्टाइल में कपड़े पहने ना, इस वजह से सब देख करके जेलस हो रही होंगी, सोच रही होंगी कहाँ से खरीदा इस लड़की ने। शिवाय जो कि उसकी तरफ देखकर कहते हैं, तो तुम्हें ये लग रहा है कि वो सब तुम्हें देख रही हैं, बट ऐसा नहीं है, वो मुझे देख रही हैं। त्रिशा जो कहती है, अरे आपको क्यों देखेंगी बाबा, आप तो बस यूं ही नॉर्मल से लग रहे हैं। हाँ, शर्ट पैंट का जो तरीका है वो थोड़ा ज्यादा ही प्रोफेशनल है, मगर उसके बावजूद भी आप नॉर्मल ही लग रहे हैं सर। वो सारी लड़कियां मुझे देख रही हैं, और ये बोल करके वो अपने बालों को पीछे करने लगती है। तभी शिवाय जो कि अंदर की तरफ आते हुए कहते हैं, अब समझ में आया विराज तुमसे इतना क्यों परेशान रहता है, इतनी सेल्फ सेंटर्ड हो ना तुम। इस बात पर त्रिशा जो कहती है, ये बात तो मैं आपको भी बोल सकती हूँ, देख वो लड़कियां मुझे रही हैं और उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि आपको देख रही हैं, आप भी कितने सेल्फ सेंटर्ड हैं सर। शिवाय जो कि उसकी बात को सुनते हुए कहते हैं, बहुत बदमाश हो तुम, ज्यादा ही बदमाश हो एक्चुअली। और इसी तरह से वो लोग अंदर की तरफ पहुंचते हैं जहां पर अभी कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी त्रिशा आवाज लगाते हुए कहती है, कहाँ है सब लोग, नूर, युग, वीर, कहाँ हैं आप लोग, आरोही भाभी। तभी आवाज जैसे उसने लगाई थी नीचे की तरफ कोई आते हुए कहता है, क्या हुआ, मुझे याद किया क्या तुमने, हाँ मेरा नाम लिया तुमने। ये बात सुनते ही युग जो कि अपने किताबों को फेंकते हुए आया था नीचे, ये देख करके सबसे पहले तो त्रिशा से घूरती और फिर किताबों की तरफ देख कर कहती है, ये क्या तरीका है, आप अपनी बुक्स उठाइए पहले, सरस्वती माँ नाराज हो जाती हैं। तभी शिवाय कहते हैं, हाँ, सरस्वती माँ उनसे नाराज होती है जिनके पास सरस्वती माँ रहती है, इनका और उनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, क्यों बच्चा। युग जो अपने मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ बेना भाई, क्यों हमेशा चिढ़ाते रहते हो मुझे। ये देख करके त्रिशा धीरे से पूछती है, आप दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं क्या, इतना कैजुअली कैसे बात कर सकते हैं। तब इस बात पर युग कहता है, ये हमारे बड़े भाई हैं, और वैसे भी अविराज भाई से ज्यादा तो ये हमें प्यार करते हैं, वो तो हमारे लिए कुछ नहीं लाते, बल्कि शिवाय भाई, अरे कभी भी कोई त्योहार होता है ना तो मेरे लिए तो स्पेशल गिफ्ट आता है, क्यों ब्रो। और ये बोल करके वो उनके साथ साइड हक कर लिया था। ये देख करके त्रिशा कहती है, मतलब आप सबको पसंद है यहाँ पर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तभी शिवाय की नजर कहीं और थी और नीचे की तरफ कोई आता है जिसकी तरफ जैसे अभी शिवाय मुड़ करके थोड़ा खुशी में देखे थे, वीर जो धीरे से कहता है, ओ दिल तोड़ दिया आपका। वैसे अभी नूर अपने फ्रेंड के घर गई है, बगल में गई है, थोड़ी देर में आ रही है। ये सुनते ही शिवाय जो कहते हैं, हाँ तो मैं क्या करूं, मैं थोड़ी ना कुछ कह रहा था, चलो बैठ जाते हैं थोड़ा देर, वैसे भी मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, आंटी कहाँ है। इस बात पर युग जो हंसते हुए कहता है, आंटी को ढूंढ रहे हैं किसी और को, कोई बात नहीं, इंतजार करिए, अच्छा होता है सब्र का फल, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं पता। और फिर वो त्रिशा की तरफ देख कर कहता है, आपको क्या लगता है, अच्छा होता है ना फल। त्रिशा जो अपने सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ अच्छा तो होता है, वैसे आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा रहा शिवाय सर की वजह से। पता है इन्होंने मुझे इतने अच्छे से टॉपिक क्लियर किया, जो कि वो टॉपिक पता है अविराज सर के सब्जेक्ट का था, मगर इतने प्यार से इन्होंने जो मुझे पढ़ाया है ना। तब इस बात पर शिवाय जो पीछे मुड़ करके त्रिशा से कहते हैं, ये जो तुम ऐसे बोल रहे हो ना, मेरी तारीफ मत करो, इवन उसके सामने तो बिल्कुल मत करना, सुन जाऊंगा मैं, और ऐसा मत बताना उसे कि मैंने तुम्हें प्यार से पढ़ाया वगैरह प्लीज।
ये सुनकर त्रिशा कहती है, क्यों नहीं बताऊंगी, मैं तो 50 बार बोलूंगी उनके मुंह पर कि कितनी अच्छे प्रोफेसर हैं आप, आपसे कुछ सीखना चाहिए उन्हें। पता नहीं कहाँ से बन गए वो प्रोफेसर, मुझे तो लगता है घूस देकर बने होंगे। तभी वीर जो कहते हैं, घूस देने की क्या जरूरत है उन्हें, डीन के सर पर गन पॉइंट किया होगा, रख लिया वो उन्हें। जैसे त्रिशा ये सुनी थी वो पूरी बात क्लियर तो नहीं कर पाती है, लेकिन फिर जल्दी से वीर की तरफ आगे बढ़ते हुए पूछती है, क्या अभी अभी क्या कहा आपने, गन का जिक्र किया क्या? इस बात पर शिवाय जो वीर की तरफ देखते और फिर अपने सर को ना मिलाकर कहते हैं, कुछ भी बोलता है, पागल है, तुम जाओ आराम करो, वैसे भी पढ़ाई करके आई हो ना। इस बात पर त्रिशा भी जल्दी जल्दी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, सही कह रहे हैं, जाती हूँ आराम करती हूँ, ठाए ठाए सो लूंगी थोड़ी देर, वरना वो तो आकर के फिर से मुझे पढ़ाना शुरू कर देंगे। और ये बोलकर कि वो जल्दी से उबर की तरफ भाग चुकी थी ताकि वो थोड़ी देर आराम कर पाए।